चुनाव ये सिर्फ हार जीत का खेल नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक विधानसभा क्षेत्र मटेरा को लेंगे और उसके आंकड़ों में एकदम गहराई तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में और वहां के मटेरा विधानसभा क्षेत्र पर नजर डालते हैं। ये इलाका आप कह सकते हैं भारत के विशाल राजनीतिक नक्शे की एक छोटी सी पर बहुत अहम तस्वीर दिखाता है, जिसकी जमीनी हकीकत हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। देखिए, इस पूरे विश्लेषण को हम एक सफर की तरह देखेंगे। इसमें 6 पड़ाव होंगे। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की कहानी समझेंगे, लोगों की आवाज सुनेंगे और आखिर में एक बेहतर शासन के रास्ते की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हो? शुरुआत हमेशा जमीन से होती है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले वहां की मिट्टी, लोगों की रोजी रोटी, उनकी असल चिंताएं, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो मटेरा का सामाजिक ताना-बाना कैसा है? आप देखिए, यहाँ करीब करीब 1/3 आबादी मुस्लिम है। फिर आते हैं ओबीसी वर्ग, जिसमें यादव समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है, और लगभग 15% अनुसूचित जाति की आबादी भी है। अब यही जो सामाजिक समीकरण है ना, यही यहाँ की राजनीति की दिशा तय करता है। पार्टियां अक्सर इन्हीं सामाजिक समूहों के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनाती हैं। अच्छा, जमीन की बात हो गई। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि जो चुनावी डेटा होता है ना, वो सिर्फ हार जीत नहीं बताता, वो तो उस इलाके के पॉलिटिकल शिफ्ट की पूरी कहानी कहता है। तो जरा 2022 के नतीजों पर नजर डालिए। 62% से ज्यादा टर्नआउट, ये अपने आप में एक अच्छे लोकतंत्र का संकेत है। पर असली कहानी तो वोट शेयर में छुपी है। समाजवादी पार्टी को 48% और भाजपा को 43% वोट मिले। मतलब जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोटों से कुछ ही ज्यादा था। मुकाबला एकदम कांटे का था। इस सीट का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 2012 में सपा ने यहां जीत हासिल की। 2017 में तो मुकाबला इतना जबरदस्त था कि जीत का मार्जिन 1600 वोटों से भी कम था। सोचिए। लेकिन 2022 में सपा ने अपनी पकड़ और मजबूत की और अपना वोट शेयर लगभग डबल कर लिया। ये ग्राफ देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, ये सही है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का भी वोट शेयर लगातार बढ़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मटेरा अब एक मजबूत 2 पार्टी कंटेस्ट का मैदान बन गया है, जहां हर चुनाव के साथ टक्कर और भी ज्यादा कड़ी होती जा रही है। तो इन सारे आंकड़ों से 3 बड़े सिग्नल क्या मिलते हैं? पहला, समाजवादी पार्टी का एक कोर वोट बेस है जो मजबूत है, टिका हुआ है। दूसरा, बीजेपी भी यहां लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, बीएसपी का वोट शेयर यहां काफी कम हो गया है। इसका नतीजा ये है कि लड़ाई अब सीधे सीधे 2 पार्टियों के बीच सिमट गई है। और इस चुनावी घमासान के बीच एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में शब्दों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो पॉलिटिकल स्पीच है, उसका मकसद एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक बनाना होना चाहिए, समाज को बांटना नहीं। क्योंकि जब संवाद में सम्मान होता है, तभी लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। ठीक है, आंकड़ों की बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और लोगों की बात करते हैं। आखिर मतदाताओं की असल चिंताएं क्या हैं? उनकी रोजमर्रा की शिकायतें क्या हैं? लोगों की चिंताएं क्या हैं? वही जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। सबसे ऊपर क्या है? बुनियादी चीजें, सड़कें, बिजली। उसके बाद आती हैं आर्थिक चिंताएं, बेरोजगारी और ये कमर तोड़ महंगाई। और फिर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सुरक्षा, जहां अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यही वो मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। मटेरा की चुनौतियों को समझने के लिए बस एक स्थानीय व्यक्ति की ये बात सुनिए। जब बारिश आती है, घाघरा नदी का पानी बढ़ता है और हमारी सड़कें बह जाती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिर्फ वादे नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की जरूरत है। ये सिर्फ एक इंसान की आवाज नहीं है, ये यहाँ के लाखों लोगों की रोज की सच्चाई है। तो हमने जमीन को समझ लिया, लोगों की आवाज सुन ली। अब देखते हैं कि यहाँ पावर का बैलेंस कैसा है। और इसके लिए हम एक बहुत ही कारगर तरीका अपनाएंगे, स्वॉट फ्रेमवर्क, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का एक सिस्टमैटिक एनालिसिस। अगर हम इनकम्बेंट की बात करें तो उनकी ताकत क्या है? एक तो 2012 से उनकी लेगेसी, वो लगातार जीत रहे हैं, और दूसरा उनका मजबूत यादव मुस्लिम वोट बेस।
लेकिन कमजोरियां भी साफ दिखती हैं। बुनियादी ढांचे में विकास की कमी और एक नई उम्मीदवार हैं जिन्हें विरासत तो मिली है, लेकिन अब उन्हें खुद को साबित भी करना होगा। अब जरा बाहरी माहौल पर नजर डालें तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना, और आज के जमाने में डिजिटल आउटरीच से युवाओं और महिलाओं तक पहुंचना एक बड़ा अवसर है। लेकिन खतरे भी कम नहीं है। बीजेपी का बढ़ता प्रभाव और जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, यानी लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से लोगों में जो एक थकान या नाराजगी आ जाती है, वो भी एक बड़ा खतरा है। तो ये पूरा एनालिसिस हो गया, जमीन, लोग, आंकड़े, स्वॉट सब देख लिया। सवाल ये है, अब क्या? यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब है एक सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट में, एक ऐसी रणनीति जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि शासन करने का भी एक ब्लूप्रिंट है। इस पूरी रणनीति के 4 मजबूत पिलर्स हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि ये शासन चलाने तक का पूरा रोड मैप है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला पिलर, चुनावी रणनीति। अपने कोर वोट को एकजुट रखना। महिला उम्मीदवार हैं तो उनके जरिए महिला वोटरों को टारगेट करना, और सबसे जरूरी, बूथ लेवल पर अपनी पकड़ को मजबूत करना। दूसरा पिलर है ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस, मतलब आपकी जमीनी तैयारी कैसी है। इसका मतलब है कि पार्टी की जो लोकल मशीनरी हैं, जो बूथ कमेटियां हैं, उन्हें पूरी तरह से एक्टिव करना, कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए ट्रेन करना, और ये इंश्योर करना कि पैसा हो या सामान वो जमीनी स्तर तक पहुंचे। तीसरा पिलर और बहुत अहम, नैरेटिव एंड मैसेजिंग, मतलब आप अपनी कहानी कैसे कहते हैं। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्टोरी बनाना जो सबको साथ लेकर चले। उम्मीदवार की पर्सनल स्टोरी को महिलाओं से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना। और आज के डिजिटल जमाने में फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम का होना तो बेहद जरूरी है। और चौथा पिलर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल। पैसा, लोग और कम्युनिकेशन, इन तीनों के बीच एक सही तालमेल होना चाहिए। जो परसुएडेबल वोटर्स हैं, जो भी तय नहीं कर पाए हैं, उन तक पहुंचने के लिए डेटा का इस्तेमाल करना, और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक वॉर रूम बनाना। और इस पूरी रणनीति को लागू करने के लिए एक 90 दिन का काउंटडाउन बनाया जा सकता है। पहले 30 दिन इंटेलिजेंस गैदरिंग और ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए, उसके बाद की 30 दिन जोरदार आउटरीच और रैलियों के लिए, और आखिरी की 30 दिन सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, गेट आउट द वोट, यानी ये पक्का करना कि आपका वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। आज की राजनीति में डेटा एक बहुत बड़ी ताकत है, एक हथियार की तरह, लेकिन हर ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वोटर की जानकारी कोई वस्तु नहीं है, वो एक अमानत है। उनकी सहमति के बिना इसका इस्तेमाल करना सिर्फ गैर कानूनी नहीं, बल्कि ये विश्वास को तोड़ने जैसा है, और टूटा हुआ विश्वास हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये सब किया गया, रणनीति काम कर गई, चुनाव जीत लिया, पर असली सवाल तो अब शुरू होता है, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? इसके बाद क्या? और यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, राजनीति से परे एक मकसद, पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। एक चुनावी जनादेश को एक मिशन में कैसे बदला जाए। और ये शायद सबसे जरूरी बात है, वो जो वोटर ग्रीवेंस हीट मैप था ना, जिसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया गया, वो सिर्फ एक कैंपेन टूल नहीं है। वही हीट मैप नई सरकार के लिए डे 1 का प्रायोरिटी लिस्ट है, उनका एक्शन प्लान है। शासन की शुरुआत चुनाव के दिन नहीं होती, वो चुनाव प्रचार के दौरान ही हो जाती है। देखिए, आज हमारे देश में जनता और चुने हुए नुमाइंदों के बीच विश्वास की एक बहुत गहरी खाई है। इस खाई को भरने के लिए लगातार काम करना होगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और सेवा की एक सच्ची भावना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा मैंडेट भी बहुत जल्दी लोगों के मोहभंग में बदल जाता है। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? विजन क्या है? विजन है एक ऐसी लीडरशिप का जो डेटा इन्फॉर्म्ड हो, पर जिसका दिल पीपल सेंट्रिक हो। एक ऐसी लीडरशिप जहां तकनीक और आंकड़े सिर्फ सेवा करने के टूल हो, अपने आप में मकसद न बन जाएं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.